दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? एक्सियली लोडेड मेंबर। तो एक्सियल लोड क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन का पार्ट की क्या क्या इंट्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी चीज़ें इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया था। मुझे कुछ 3-4 लेक्चर हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी अगर आपको पता नहीं होगा, शुरुआत की चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट के लिए। या सोम की बात करनी, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखते हो ना तो फिर मुश्किल हो जाता है बेसिकली। हाँ, तो अब ये जो है क्या है, एक्सियली लोडेड मेंबर। तो हम जान लेते हैं कि एक्सियल लोड होता क्या है दोस्त। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये एक्सियल लोड। जैसे कि मान लेते हैं ये एक बीम है ना, यहाँ पे हम फिक्स कर दिए इसको, यहाँ पे हम फिक्स कर दिए हैं। अब ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है इसका। तो इसके परपेंडिकुलर पर जब कोई एक फोर्स लग रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर पे फोर्स लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स या एक्सियल लोड बोल सकते हैं, है ना। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। अब देख लेते हैं दोस्त कि अगर कोई लोड इस तरह से लगा हुआ है, ये मिड पॉइंट पे लगाते हैं, मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। कोई लोड इस तरह से लगा हुआ है तो ये क्या होगा? ट्रांसवर्स लोड होगा, ट्रांसवर्स लोड। ये क्या होता है? ये पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होता है। ये क्या होता है? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। समझ गए? हाँ, इतना ही चीज। जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि अगर कोई ये मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन है इसका, है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इसे बोलते हैं हमेशा। ये जो क्रॉस सेक्शन ये है, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन की ये जो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब हो ना, होता है ना लंब, लंबवत परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है। अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इस डायरेक्शन में रगड़ाते हुए फोर्स लग रहा है ना, इसे घसीटते हुए फोर्स लगा रहे हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। ये क्या होता है? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है, हिंदी में बोलते हैं समांतर, है ना, ये चीजें। तो हम जान लेते हैं दोस्त आगे की चीजें कि इसके अजम्पशन क्या है। इसके कुछ अजम्पशन दिए गए हैं कि कोई भी अगर मटेरियल में कोई लोड लग रहा है तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, कोई बीम, वो बीम कैसा होना चाहिए, है ना, वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ अजम्पशन। अजम्पशन, तो अजम्पशन क्या है? तो पहला में है मटेरियल, मटेरियल ऑफ द बार should be homogeneous and isentropic, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी मटेरियल जो है ना वो होमोजीनियस और आइसेंट्रोपिक वाले होना चाहिए। और होमोजीनियस का मतलब क्या है? मैंने उस टाइप ऑफ मटेरियल में पढ़ाया था कि होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, आइसेंट्रोपिक, अनिसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है ना। तो होमोजीनियस मतलब होता क्या है कि कोई भी बीम में, बीम के सभी पार्ट में, है ना, उसके प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि होमोजीनियस ओवरव्यू ले लेते हैं। होमोजेनियस मान लेते हैं कोई एक मटेरियल है इस तरह से, इसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए इन ऑल डायरेक्शन, सॉरी इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, है ना। मान लेते हैं कि ये है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? ई है यहाँ पे,
यंग मॉडुलस यहाँ पे दे देता हूँ, ये चीजें। अगर हम आइसेंट्रोपिक की बात करें दोस्त, अगर हम आइसेंट्रोपिक की बात करें तो आइसेंट्रोपिक में क्या था कि किसी भी बीम या स्ट्रक्चर में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। इस तरह से मान लेते हैं कि ये कोई स्ट्रक्चर है, तो हम इसके सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम रखेंगे। मतलब यहाँ पे भी ई है, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, इधर 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 भी ई है। मतलब हर डायरेक्शन में सेम होना चाहिए मटेरियल की प्रॉपर्टी, है ना। जितने भी डायरेक्शन है सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए इन आइसोट्रोपिक। और ये होमोजीनियस में क्या है, जितने भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है सभी सेम होने चाहिए इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, समझ गए ना। ये होता है आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस। अब इसके बाद क्या है दोस्त, इसके बाद है कि मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। बार्स क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बीम है यहाँ पे, इस तरह से इसका बीम है यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है ना, इस स्टार्ट पॉइंट पे यहाँ पे मान लेते 0, इस स्टार्ट पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन है जो है, इस यहाँ डिस्टेंस एल हो गया ना, यहाँ से डिस्टेंस एल मान लेते हैं। तो इस स्टार्ट पॉइंट पे जितने भी क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ से लेकर के ऐसे, हाँ, इस स्टार्ट पॉइंट पे जितने भी क्रॉस सेक्शन होगा सारे में क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ भी क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब कि जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है वही क्रॉस सेक्शन का एरिया यहाँ पे भी है, कहीं भी मतलब ऐसा वेरी नहीं कर रहा है, कहीं भी घट बढ़ रहा नहीं रहा है। तो यही चीज है कि वो बार्स क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी कांस्टेंट, मतलब सारे पार्ट में बार की क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, ये चीज है। तीसरा क्या है, स्ट्रेस आर विथिन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये यहाँ पे ना स्ट्रेस को हमेशा प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो इस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम है यहाँ पे, तो यहाँ क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना, पी से प्रोपोर्शनल लिमिट रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे क्या था, इलास्टिक लिमिट। अभी यहाँ क्या था, अपर एल्डिंग, लोअर एल्डिंग, उसके बाद यहाँ पे क्या था, अल्टीमेट पॉइंट, है ना, फिर यहाँ क्या था, फ्रैक्चर पॉइंट, ये चीज़ें। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, मतलब स्ट्रेस इतना दूर के अंदर होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस इसके प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और चौथा क्या है, एक्सियल लोड passes through the centroid of the cross section। इसका मतलब क्या है कि एक्सियल लोड पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ पे बीम है, इस तरह से कोई बीम है, तो इसका जो लोड है सेंट्रॉइड के पास होना चाहिए, सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसके बीच का ये सेंट्रॉइड यहाँ से कंसीडर करते हैं, मतलब इसके मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, है ना। तो ये देखो जैसे कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, ये ऐसे करके,
तो हम अगर हम कोई लोड रिप्रेजेंट करेंगे तो इस बीच से पास होना चाहिए, इस बीच से, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये। अब देखो भाई यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कैसा बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन स्क्वायर बन रहा है। अगर हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें इधर से इस तरफ से, तो इसके बीच से पास होना चाहिए, यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड यहाँ से पी बीच से पास होना चाहिए ना। जैसे ये अगर हम समझाने की कोशिश करूँ तो देखो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, तो इसके बीच से पास होना चाहिए कोई भी फोर्स। अगर आप इस तरह से पास करवाओगे ना, अगर आप इस तरह से पास करवाओ, या तो पी ऊपर हो गया सेंट्रोइड से, या तो यहाँ पे पी नीचे हो गया सेंट्रोइड से, तो ये अमान्य होगा, है ना, इनवैलिड हो जाएगा। तो मतलब यही होना चाहिए। अगर हम जब्सन मान लेते हैं तो ये सेंट्रोइड लोड को ना सेंट्रोइड से पास होना चाहिए, समझ गए ना, इतना तो समझ ही गया होगा। हाँ, तो ये चीज़ें। तो दोस्त अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो जैसे देखो कि हम पढ़ने वाले हैं, पहला तो क्या हो, इलोंगेशन है ना। इलोंगेशन मतलब डेल एल, मतलब कितने, जब कोई एक्सियल लोड लग रहा है किसी बार में तो कितना इलोंगेट हुआ, है ना, वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, कोई स्पेलिंग गड़बड़ है क्या, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है, थर्मल एक्सपेंशन एंड इट्स डिफरेंट केस। तो ये क्या है, इलोंगेशन मतलब समझ गया कि जब कोई बार पे, जब कोई बीम पे कोई एक्सियल लोड लग रहा है तो उसमें कितना इलोंगेट होगा, ये चीज़ें हम इलोंगेशन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी एक्सियल लोड लग रहा है तो वो चीज़ें कितना डिस्प्लेस हुआ। जैसे कि अगर मान लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक है, एक्सियल लोड लगेगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी ना। तो पहले तो इसका लेंथ इतना एल था, ओरिजिनल लेंथ ये एल है। अब ये डिस्प्लेस होगा कि कितना हो जाएगा, जैसे कि ये बी मान लेता हूँ, यहाँ पे ए मान लेता हूँ, तो ये डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे ऐसे चल जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डायमीटर डिक्रीज होगा यहाँ पे नीचे से, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश। तो इसकी फाइनल लेंथ कितना हो जाएगी, फाइनल लेंथ इतना हो जाएगी, है ना। तो ये डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतना हो गया ना। तो यहाँ इसे कैसे डिनोट कर देंगे, एल एफ माइनस एल नोट, यही हो गया ना इसका डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये हो गया, क्योंकि ये भाई ये फाइनल लेंथ है, फाइनल में से ओरिजिनल घटा देंगे तभी तो इतना आ जाए, इतना डिस्प्लेस हुआ, है ना। ये चीज़ें, ये वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट वाला वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ दूसरे तरीका का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि जब कोई बीम में ना हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब कोई बीम में हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होता है, ये बीम थोड़ा एक्सपेंड होने लगता है ना। अब कितना एक्सपेंड होगा, कैसे एक्सपेंड होगा, जब ये एक्सपेंड होने लगता है तो यहाँ पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अब जब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो कितना स्ट्रेस जनरेट होता है। तो बस बेसिकली जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना तो दो तरीके का स्ट्रेस जनरेट होता है। पहला है थर्मल और दूसरा है मैकेनिकल, है ना। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये चीज़ें यहाँ एक्सपेंड होने वाली है, हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं ऐसे करके, तो भाई ये लंबा होकर, मतलब ये थोड़ा एक्सपेंड होकर इसमें टच करेगा कि नहीं। अगर भाई ये हीट यहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं आयरन में, तो ये थोड़ा एक्सपेंड होकर इसमें टच करेगा, और यहाँ से ये जब यहाँ पे ये फिक्स है या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा है, तो ये जब यहाँ से इधर से मूव करने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये भी तो इसको अपोज करेगा, इधर से भी फोर्स लगाएगा ना, तो वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा। तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रेस आएगा, मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और इसके डिफरेंट केस, मतलब कि अगर कोई एक बीम एक साइड फिक्स कर दे रहे हैं, अगर इस बीम का एक साइड फिक्स कर दे रहे हैं, अगर उसमें हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या होगा, अगर दोनों साइड फिक्स कर रहे हैं तब क्या होगा, अगर हम 3D डायग्राम में अगर तीनों साइड ऑल डायरेक्शन में फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम नहीं फिक्स करते हैं तब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी।
बेसिकली दोस्त आज ना मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, पहले 0 सब्सक्राइबर थे, अब 1 सब्सक्राइबर बढ़े हैं और ये ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ा है। तो काफ़ी खुशी हो रही है कि चलो भाई मैंने जो मेहनत कर रहा हूँ उससे लोग प्रभावित तो हो रहे हैं ना। हालांकि ये चलो धीरे धीरे एक्सपेंड हो, धीरे धीरे बढ़े, तो उतना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम अच्छा पूरा भर ही जाए। बेसिकली ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है ना, तो ये उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है कि जो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि बहुत नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत सारे जो है तैयारी करवाते हैं प्लेटफॉर्म है, ऐप है, तो वहाँ पे ना सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते बहुत सारे बच्चे। तो ऐसे कंडीशन में अब उनको 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तब वो 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? वहाँ पे जा उतना फी ले, उतना ज़्यादा फी दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। जैसे कि 10,000, 15,000, ऐसे 20,000 ऐसे फी लग रहा है। अब बच्चों को 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो अब क्या करेंगे वैसे में? तो ऐसे में उतना फी नहीं दे पाएंगे। तो वैसे बच्चे अगर यूट्यूब पे आते हैं पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पे भी ना उतना अच्छा से नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। 2-3 लेक्चर दे दिया है, 10-15 लेक्चर दे दिया है अब किसी सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद कर रहे हैं कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कम से कम 1-2 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना होता है, तो मैं यहीं पे कवर करवा दूंगा और अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल जितने भी तरीके हैं अच्छे से कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं पहला क्या है, इलोंगेशन DLL। इलोंगेशन पढ़ने के पहले हम जानते हैं दोस्त कि हुक्स लॉ क्या होता है ना। हुक्स लॉ क्या होता है? तो हुक्स लॉ हमें पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो उसे हम क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं ना। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम जानते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनल को हटाना है तो क्या लगाएंगे? इक्वल लगा के यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो इक्वल टू E एप्सिलॉन इतना लगाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? P/A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल एल मतलब ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। ये चीजें हम इसे क्या करेंगे दोस्त, हम इसे ना यहाँ पे इस तरह से कर देंगे कि स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे P/A इक्वल टू ई, तो ई रखेंगे यहाँ पे, फिर डेल एल अपॉन एल। एप्सिलॉन है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, डेल एल को फाइंड आउट करने के लिए पी एल को इधर लेके चलाएंगे और ए ई यहाँ पे हो जाएगा, है ना, डेल एल। तो ये चीज़ें हो गई, तो डेल एल इक्वल टू PL AE। जहाँ पे क्या है, डेल एल क्या है? इलोंगेशन, डेल एल इलोंगेशन बोलते हैं इसको, गेशन। इसे हम mm में कैलकुलेट करते हैं हमेशा, इसे हम mm में। अब mm में क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि भाई इलोंगेशन होता है जो mm में ही होता है। अगर कोई बीम है, अगर यहाँ पे मतलब कोई धूप में रखी हुई है, कोई बीम है, कोई पुल है, तो उसमें इलोंगेशन मीटर में थोड़ा ना होगा, हल्के सी mm में होगा। अगर mm में इलोंगेशन होने लगा तो उसे हम कंसिडर करते हैं कि ये फेल हो सकता है, क्योंकि ब्रिज इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ पे भी छोटी सी भी एरर आ जाती है तो इसका मतलब वो उसे फेलियर कंसिडर करते हैं ना। तो देखो अब ये क्या है, यहाँ पे P क्या है? लोड, LOAD लोड है। लोड को हम न्यूटन से कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद A है एरिया, एरिया क्या है? mm स्क्वायर, और E क्या है? E यंग मॉडुलस। इसे हम देखो, इसे 2 तरीके से मापते हैं, मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ज़्यादातर इसी में हम कैलकुलेट करते हैं। इतना समझ गए। अब दोस्त मैं आपको ना एक थोड़ा छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ। लोग अक्सर
गीगा पास्कल से मेगा पास्कल में चेंज करने में कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कैसे चेंज होगा कैसे नहीं चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना उसमें मेगा पास्कल में ही कैलकुलेट करना होता है, लेकिन मेगा पास्कल में वैल्यू दिया हुआ नहीं होता, गीगा पास्कल में दिया होगा, किलो पास्कल में दिया होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमारे सारे कैलकुलेशन सही होते हैं लेकिन बस वहीं पर थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम अलग से देख लेंगे। तो 1 गीगा पास्कल इक्वल टू क्या होता है, बराबर 10⁻9 पास्कल, इतना होता है। और 1 मेगा पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 10⁻6 पास्कल, है ना। अब फिर इसके बाद 1 किलो पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 10⁻3 पास्कल। अब देख लेते हैं दोस्त, गीगा पास्कल से हमें क्या करना है, मेगा पास्कल में चेंज करना है ना। गीगा पास्कल से हमें मेगा पास्कल में चेंज करना है। तो अब ऐसे कंडीशन में तो हमें देख, जैसे कि 1 गीगा पास्कल है, 1 गीगा पास्कल है, इसका मतलब क्या होता है 10⁻9 पास्कल होता है ना। अब इसे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻9 ये 10⁻6 है ना, उससे डिवाइड कर देंगे 10⁻6 से, ये क्या हो जाएगा मेगा पास्कल। अब अगर ऊपर नीचे काट देंगे तो कितना बच गया, 10⁻3 मेगा पास्कल। समझ गया ना, 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10⁻3 मेगा पास्कल। इसे ना 10⁻3 न्यूटन mm उसका भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही होगा 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है इतना। अब देख लिए तो दोस्त एक और यहाँ पे, अगर हम स्टील का यंग मॉडुलस निकालेंगे, ये कितना है 200 गीगा पास्कल है। इसे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 200 गीगा पास्कल है ना, तो इसे 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 10⁻3 है तो ये मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ गए, अगर आप इतना समझ गए तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एरर आ सकता है, लेकिन आप कैलकुलेशन समझ गए आप तो आपकी एरर खत्म हो जाएगी। बस कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपकी कैलकुलेशन तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने ये सब सारे कन्वर्जन सीख लिया है, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दोस्त कि हम इलोंगेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी बीम का। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि ये एक बीम है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं हल छोटा सा समझने के लिए। तो ये मान लेते हैं एक बीम है, अज्यूम करते हैं कि एक बीम है, ठीक है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। इस पर एक लोड लगा हुआ है, इधर से भी है ना, इधर से भी एक लोड लगा हुआ है। और ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, है ना, इस पे। तो इसे ए से डी तक कितना इलोंगेट हुआ उसे हम कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पे, ए से डी तक। अब यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, इधर से भी इधर से खींचने की कोशिश कर रहा है, तो कितना इलोंगेट होगा इसके हर पोर्शन में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो निकालेंगे दोस्त कि जैसे देखो हमें पता है, हमें क्या पता है, डेल एल का फॉर्मूला, डेल एल इक्वल टू क्या होता है, PL/AE, इतना तो पता है ना हमें, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, इतना पता है। तो हमें निकालना क्या, ए से लेकर डी तक एलोंगेशन निकालना है। तो क्या निकालेंगे, डेल एल ए से लेकर डी तक, डेल एल ए से लेकर डी तक निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं इतना, क्योंकि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल रहे हैं, है ना। तो अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल एल पहले इसका निकालेंगे, ए से लेके बी तक, डेल एल ए बी प्लस फिर निकालेंगे बी सी तक, डेल एल बी सी प्लस निकालेंगे सी डी तक, डेल एल सी डी, इतना निकाल लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला रख देंगे, डेल एल ए डी का फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे,
तो क्या हो जाएगा, अब PLAE किसके लिए है, AB के लिए है ना। फिर लिखेंगे PLAE किसके लिए है, BC के लिए, प्लस PLAE किसके लिए है, CD के लिए। इतना है, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, ये इतना इसका फॉर्मूला होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया। याद नहीं करना है दोस्त, इस फॉर्मूलों की याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि कैसे ड्राइव किया। आपको याद करना है, ये याद करना है ना, याद ये वाला करना है, बस ये वाला याद करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देख, एक और देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक है, यहाँ पे कोई और है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका, यहाँ पे फोर्स P लगा हुआ है, यहाँ पे फोर्स P लगा हुआ है। ये एक पार्ट है, दो पार्ट है, थ्री पार्ट है, तो ABCD यहाँ पे हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसकी लेंथ क्या है, L है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L मान लेते हैं, अब इसकी लेंथ क्या है, L है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा दोस्त, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या निकाल, हमें क्या निकालना, एलोंगेशन कितना निकालना, L से लेके A से लेके D तक। तो हम क्या करेंगे, डेल L AB प्लस डेल L BC प्लस डेल L CD, इतना निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद उसके बाद ये देखो, अब क्या करेंगे, डेल L AD कर देंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे PLAE किसके लिए है, AB के लिए है ना। फिर क्या है, PLAE किसके लिए है, BC के लिए। फिर PLAE किसके लिए है, CD के लिए। इतना समझ गया, इतना समझ गया। अब देखो दोस्त, यहाँ पे अब मेन बात यहाँ पे आ रहा है कि डेल L निकाल रहे हैं, A से लेकर D तक निकाल रहे हैं ना। तो देखो पहले हम देखो कि L कितना था, L कितना था, L ही था है ना। तो PLAB हो गया, AE PLAE के लिए हो गया, प्लस अब यहाँ क्या है, 2L है ना। तो यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, P इंटू L की जगह 2L रख देंगे, 2L। फिर क्या है, AE किसके लिए है, BC के लिए। फिर क्या है, फिर PLAE किसके लिए, CD के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो आई होप कि आपको याद नहीं करना है ना, याद नहीं करना बल्कि समझना है। थोड़ा समय लगा कर धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी फास्ट में समझने की कोशिश करोगे तो ये कॉन्सेप्ट तुरंत भूल जाओगे है ना। कोई चीज़ अगर जल्दी करते हैं ना तो चीज़ें तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे वो चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे तो वो भूलोगे नहीं, हमेशा दिमाग में अटा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्त। अब देख लेते हैं कि एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है। एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी रिजिडिटी मतलब क्या समझते हो आप कि जब भी कोई वस्तु है जिसमें फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, फोर्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो हिल नहीं रहा है ना। फोर्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो हिल नहीं रहा। अब वो जो जितना फोर्स ऑब्जॉर्व करता है उसके ऊपर, उसके आगे तक फोर्स अगर लगाते हैं तब वो क्या टूटने की कोशिश करता है, उसे हम रिजिडिटी कहते हैं। जितना फोर्स उसे ऑब्जॉर्व कर रहा है, मान लीजिए ये दीवार है ना, ये दीवार है, दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे अंदर उतना दम नहीं है कि हम दीवार को तोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्रेन अगर बुलडोजर ला दें तो वो दीवार को इजीली तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है, कि जितना ये दीवार फोर्स ऑब्जॉर्व कर रहा है ना, उससे ज़्यादा वो फोर्स लगा देता है ना। और जितना ये दीवार ऑब्जॉर्व कर रहा है, जितना लोड को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जितना एक्सियल लोड को ऑब्जॉर्व कर रहा है ना, उसे बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। तो एक्सियल रिजिडिटी को AE से लिखते हैं, एक्सियल रिजिडिटी को AE से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
तो अगर हम डेल एल लिखेंगे, डेल एल इक्वल टू पी एल ए, ये होता ना फॉर्मूला। हाँ, अब हम ए को इधर लेके चलाएंगे, ए ई, फिर पी को इधर लेके चलाएंगे, पी, तो क्या होगा एल अपॉन डेल एल, ये हो गया ना। अब हम करेंगे फॉर गिवन वैल्यू पी इक्वल टू 1 रख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ए ई इक्वल टू एल अपॉन डेल एल, है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो एक्सियल रिजिडिटी क्या हो जाएगा, एक्सियल रिजिडिटी क्या हो जाएगा, ए ई, आ गया ना, ये चीज़ें हो गई। अब देख लेते हैं कि एक्सियल स्टीफनेस क्या होता है। एक्सियल स्टीफनेस, इसे हम स्टीफनेस लिखेंगे ए ई अपॉन एल, इसे हम इस तरह से लिखते हैं एक्सियल स्टीफनेस को। तो ये कैसे आएगा, तो ये आएगा डेल एल पी एल अपॉन ए ई। तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डेल एल रखा है ना, तो यहाँ करेक्ट ऐसे कर देंगे पी एल, है ना। तो क्या हो जाएगा एल अपॉन ए ई। अब इसे कन्वर्ट कर देंगे ना, पी अपॉन डेल एल इक्वल टू ए ई अपॉन एल, ये चीज़ें आ गई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक्सियल स्टीफनेस क्या हो जाएगा, एक्सियल स्टीफनेस ए ई अपॉन एल, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें ना अक्सर पूछ देती है, कोई न्यूमेरिकल में ये चीज़ें पूछ दिया करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है और एक्सियल स्टीफनेस क्या होता है। ये चीज़ें एक्सियल में नहीं आता, तो टॉर्सल में आता है। टॉर्सियल रिजिडिटी क्या है, टॉर्सल स्टीफनेस क्या है ना, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बेसिकली आप ना, अगर आपके अंदर अगर कोई डाउट है, आपके पास अगर कोई डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जी गेट वेट नाम से, GAT गेट WEIGHT, गेट वेट नाम से एक टेलीग्राम चैनल है मेरा। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप भी किसी को कॉन्सेप्ट जो है, आपका जो कॉन्सेप्ट है कोई पोस्ट करेगा तो आप भी उसे क्लियर कर सकते हैं। बच्चे एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो फिर आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ों को सोल्व, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। इतना चीज़ें। अब देखते हैं दोस्त, अगर कोई बीम इस तरह से हो, अगर कोई बीम इस तरह से हो, कोई बीम इस तरह से हो, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई बीम इस तरह से हो, हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है इसके पहले, हमने अजम्पशन क्या था हमारे पास कि बीम का क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, बीम का क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ तो ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, फिर से यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो अब ऐसे कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इलोंगेशन। लेकिन यहाँ पे इलोंगेशन तो हो ही रहा है ना, यहाँ पे तो इलोंगेट हो रहा है। यहाँ से डिस्टेंस क्या है, इसका एल है, डिस्टेंस एल है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले ना दोस्त, इस तरह के स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने के लिए ना हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। स्ट्रिप, यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करते हैं इस तरह से, और इसकी डिस्टेंस हम dx रखते हैं, dx, इसकी डिस्टेंस dx रखते हैं। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल पी एल अपॉन ए ई होता है फॉर्मूला, है ना। डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे डेल एल इक्वल टू क्या था, पी यहाँ पे रखेंगे, एल क्या है, स्ट्रिप का, पहले स्ट्रिप का कंसीडर करेंगे, फॉर स्ट्रिप, फॉर स्ट्रिप, स्ट्रिप के लिए कंसीडर करेंगे क्या है, तो पी एल
पी एल कितना है, डी एक्स है ना, डी एक्स अपॉन ए ई है। ध्यान से समझने की कोशिश करो दोस्त, मैं इतना प्यार से समझा रहा हूँ, ध्यान से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या होगा। तो हमने क्या लिखा, पी तो पी लिख दिया, और एल के बदले क्या था, स्ट्रिप के लेंथ क्या है, डी एक्स लिख दिया, एरिया क्या है, एरिया, फिर इसे यंग मॉडुलस। तो पहले तो इतना के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब इतना कंसीडर हो गया तो हम इसे पूरे टोटल के लिए कंसीडर करते हैं। तो हम टोटल के लिए कंसीडर कर भाई, जब ये हम यहाँ पे छोटा के लिए निकालते हैं, अगर हम उसके बाद पूरे के लिए निकाल रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या, एल जो है वह इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, यहाँ 0 से लेके एल तक, ये लंबाई क्या, पहले तो 0 स्टार्टिंग में 0 होगी ना, इसकी बीम की लेंथ स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 0 से एल इनिशियल लिख देंगे, एल इनिशियल से लेके एल फाइनल तक, एल फाइनल तक, एल एफ है यहाँ पे, अरे यार अच्छे से लिख देता हूँ, एल एफ तक, है ना, ये चीज़ें हो गई। तो इसे मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, फॉर स्ट्रिप ये क्या होगा, डेल एल इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स ए ई एल ओरिजिनल फिर एल फाइनल, ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। ये बस फॉर्मूले हैं, जब ये फॉर्मूले मैं आगे गए ना बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो चिंता करने की बात नहीं, मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवाते जाऊंगा। देखो दोस्त, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम अच्छे से समझने के लिए, कि मान लेते हैं ये एक क्वेश्चन है कोई, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे एक बीम है, यहाँ एक बीम है, यहाँ एक लोड लगा हुआ है, इधर एक लोड लगा हुआ है, एक इधर लोड लगा हुआ है। तो इधर का लोड क्या है, 100 किलो न्यूटन, इधर का लोड क्या है, 50 किलो न्यूटन। इसी ना हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक भाग ये एक भाग ये, तो क्या हो गया, ए बी सी डी, ऐसे करके हम डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे भी ना एक लोड यहाँ पे लगा हुआ है 170 किलो न्यूटन, अब यहाँ पे लगा हुआ 120 किलो न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट में इलोंगेशन कितना हो रहा है, इंटरनल लोड, यहाँ क्या लिखेंगे, अरे यार यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनल लोड कैलकुलेशन, इंटरनल लोड कैलकुलेशन, है ना। तो यहाँ पे हम इंटरनल लोड कैलकुलेट करेंगे, तो इस पार्ट में इसका इंटरनल लोड क्या होगा, फिर इस बी और सी के बीच का इंटरनल लोड क्या होगा, और सी और डी के बीच का इंटरनल लोड क्या होगा, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसे कैलकुलेट करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए बी के बीच के इंटरनल लोड को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर ए बी तो ऐसे करके ना हम पहले इसके लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ना तो इसको हम बीच से काट देंगे, ए बी को ऐसे करके बीच से हम काट देंगे ऐसे। तो बीच से काटने के बाद क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ना स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएंगे 100 किलो न्यूटन। फिर यहाँ से ये कटा हुआ है, अब इधर से भी कटा हुआ है, ये कितना बन जाएगा दोस्त, इस तरह से हो जाएगा ना। ये कितना, ये 1 बी है, बी पॉइंट, यहाँ ए पॉइंट है, ये क्या सी है, ये क्या डी है। तो ये कितना 50 किलो न्यूटन, ये कितना है 120 किलो न्यूटन, ये कितना 170 किलो न्यूटन। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स आएगा ना एक, यहाँ पी ए बी के बीच में इंटरनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, फिर यहाँ पे भी एक पी ए बी इंटरनल फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ना, अगर हम ए बी के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरनल फोर्स,
तो या तो हम इस पार्ट में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं या तो इस पार्ट में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही होगा। लेकिन समझने वाली दो बात ये है दोस्त कि हम अगर इधर के पार्ट को अगर कंसीडर करते हैं, तो मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को कंसीडर करते हैं तो हमें कैसे कैलकुलेशन करना है, अगर राइट हैंड साइड के पार्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेशन करना है, ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले। तो अगर हम इधर के पार्ट को कैलकुलेट करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स पॉजिटिव में जाने वाले जितने फोर्स है उसे पॉजिटिव लेते हैं। समझ गए? फिर से ध्यान से सुनिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले मतलब कि इधर साइड वाले पोर्शन में इंटरनल लोड कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स पॉजिटिव में जाने वाले जितने भी फोर्स हैं उसे ऐड कर देते हैं, और एस नेगेटिव में जाने वाले जितने भी फोर्स हैं उसे नेगेटिव में रखते हैं। तो पहले एल एच एस में कंसिडर करते हैं, फॉर एल एच एस में कंसिडर करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ऐसे करके पी ए बी हो गया, है ना, ये क्या हो गया 100 किलो न्यूटन, इतना हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस प्लस मिलेंगे, पी ए बी, इधर क्या हो गया -100, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो पी ए बी क्या हो गया, पी ए बी इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, इतना हो गया, ठीक है। अब हम इस तरह इस डायरेक्शन से निकाल रहे हैं। अगर हम आर एच एस से निकालेंगे तब क्या होगा, तो फॉर आर एच एस निकालता हूँ, फिर आर एच एस में, तो आर एच एस में कैसा डायग्राम बन जाएगा, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। तो ये क्या 50 किलो न्यूटन, ये क्या है 170, और इधर क्या है 120, ये क्या है पी ए बी, इधर भी है ना। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए दोस्त, इसे कैलकुलेट करने के लिए ना, इसे एक्स नेगेटिव में जितने भी फोर्स हैं उसे प्लस लेंगे। ध्यान से सुनना, अगर हम राइट हैंड साइड वाले जितने भी पोर्शन में अगर इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसके अगर नेगेटिव में जो फोर्स जा रही है इधर नेगेटिव में, उसे प्लस लेते हैं, अगर एक्स प्लस में जा रहा है तो उसे हम माइनस लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर चलेगा पी ए बी, प्लस में ले रहे हैं, इधर और जितने भी फोर्स हैं उसे हम प्लस में लेंगे, प्लस 120, और उधर जितने भी फोर्स हैं कितना हो गया, प्लस ये कितना है -170, फिर प्लस 50, इक्वल टू क्या हो गया 0। ध्यान से समझना है ना, समझ गया इतना। अब ये सॉरी ये माइनस में है ना, माइनस में, ठीक है। तब इसे कैलकुलेट करेंगे, पी ए बी क्या हो गया, तो 170 चला गया उधर, 170 प्लस 50 माइनस 120, तो क्या हो गया पी ए बी बराबर 220 माइनस 120। तो पी ए बी कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी ए बी बराबर 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। इतना समझ गया, देखो उतना ही आंसर आया ना, इधर भी 100 पी ए बी बराबर आया, इधर भी 100 पी ए बी बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, एल एच एस आर एच एस इक्वल टू बराबर है, ठीक है ना, इतना। ये तो सिर्फ ए बी पोर्शन में कैलकुलेट किए हैं, ए बी पोर्शन में। अगर हम बी सी पोर्शन में कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, बी सी पोर्शन में कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा। तो हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि जगह नहीं है। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। तो देखो, अब मान लेते हैं अगर हम BC के लिए निकालते हैं, फॉर BC के लिए निकालते हैं, तो BC को हम 20 से काटना पड़ेगा, ऐसे करके इधर से 20 से काट देते हैं इसको। BC के लिए निकालते हैं तो BC को 20 से काट देते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, इस तरह का हो गया ना, फिर हम यहाँ भी 20 से काटे हुए हैं ना, देखो इस तरह से चीज़ें हो गई। ये क्या है 50 किलो न्यूटन, ये क्या है 10 किलो न्यूटन, सॉरी 100 किलो न्यूटन, ये क्या है B है, फिर यहाँ क्या C है, यहाँ D है, तो ये क्या है 170 किलो न्यूटन, फिर यहाँ क्या है 120 किलो न्यूटन, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स लगेगा ना, P B C,
इधर भी लगेगा पी बी सी, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस पोर्शन में कैलकुलेट करते हैं। तो इस पोर्शन में कैलकुलेट करने के लिए देखो, जैसे कि देखो ये चीजें हैं। तो क्या हो गया, पी ए बी हो गया, पी ए बी। अब यहाँ क्या होगा, 170 किलो न्यूटन, सॉरी पी बी सी है ना, पी बी सी 170 किलो, यहाँ कितना है 100 किलो न्यूटन, ये चीज़ें। तो अब ऐसे क्या होगा, हमने क्या बताया था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले में फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो इसके एक्स डायरेक्शन में जो एक्स पॉजिटिव में जा रहे हैं ना, जितने भी लोड हैं उसे प्लस करेंगे, और एक्स नेगेटिव में जितने भी जा रहे हैं लोड उसको नेगेटिव लेंगे। तो क्या जा रहा है, एक्स पॉजिटिव में जा रहा है, तो पी बी सी एक्स पॉजिटिव में जाएगा, ये भी जा रहा है प्लस 170 जा रहा है। अब ये क्या जा रहा है नेगेटिव में, तो माइनस 100 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पी बी सी कितना हो गया, प्लस पी बी सी इक्वल टू प्लस 70, सॉरी माइनस 70 हो गया ना, अरे रे प्लस 70 ही हो गया, प्लस 70, चलो ठीक है, 170 है ना, तो 170 में 100 गया तो 70, ठीक है। पी बी सी अब निकालेंगे, पी बी सी इक्वल टू क्या होगा, माइनस 70 किलो न्यूटन, 70 किलो न्यूटन हो गया, है ना। ये चीज़ें अगर हम आर एच एस के लिए निकालते हैं, आर एच एस के लिए निकालते हैं तब क्या होगा, आर एच एस के लिए निकालेंगे तब क्या होगा, तो हम इस पोर्शन के यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, पी बी सी, फिर उसके बाद 120 किलो न्यूटन, फिर क्या है 50 किलो न्यूटन। तो ऐसे कंडीशन में दोस्त हम क्या करेंगे, अगर राइट हैंड साइड वाले में कैलकुलेट करते हैं फोर्स, तो हम क्या, एक्स नेगेटिव में जितने भी फोर्स होते हैं ना उसे प्लस लेते हैं, और एक्स पॉजिटिव में जितने फोर्स होते हैं उसे नेगेटिव लेते हैं। तो देखो एक्स नेगेटिव में जितने फोर्स उसे प्लस ले रहे हैं, ठीक है। पी बी सी प्लस 120, ये क्या है माइनस 50, 0 हो गया। अब इसे कर देंगे इस तरह से, पी बी सी, ठीक है। ये क्या होगा, प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 0, पी बी सी कितना हो गया, माइनस 70 किलो न्यूटन। देखो इधर भी माइनस 70 आ गया, इधर भी माइनस 70 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इधर से भी कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा, अगर उधर से भी कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देख लेते हैं, अगर सीडी में निकालते हैं तो सीडी में क्या होगा, सीडी फोर्स में अगर इंटरनल फोर्स लगाते हैं, सीडी पोर्शन में अगर इंटरनल फोर्स निकालते हैं तब क्या होगा। तो देखो फोर्स सीडी में क्या होगा, तो हम इस कैलकुलेट करने के लिए देखो, अगर हम यहाँ पे एक लोड लगाते हैं तो यहाँ पे 20 से काटना पड़ेगा ना, सबसे पहले हम 20 से काट देते हैं इसको। तो यहाँ क्या होगा, ये चीज़ें, पहले तो ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यह कटा हुआ 20 से, फिर यहाँ भी कटा हुआ 20 से, यह क्या डी है, तो 50 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे क्या हुआ 120 किलो न्यूटन, ये क्या 170, या क्या 100। उसके बाद देखो अब ऐसे करेंगे ना, तो सबसे पहले हम LHS को निकालते हैं, मतलब इधर के साइड के पोर्शन को निकालते हैं, या तो आप इधर के साइड को निकालते हैं। तो आप देखना कि जो सबसे आसान हो ना उसी के साइड से निकालना, समझिए, जो आसान हो। अगर हम इधर की साइड से निकालेंगे तो ये आसान है, अगर इधर की साइड से निकालेंगे तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसलिए हम इधर के साइड से निकालेंगे ज़्यादातर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दोनों साइड से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहले तो LHS से निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे हम, निगेटिव में जाने वाली जितने फोर्स है, सॉरी यहाँ पे देंगे ना पी सी डी, ठीक है। यहाँ पे तो निगेटिव में जितने वाली फोर्स है, जाने वाली फोर्स है, उससे निगेटिव लेंगे, तो -100, ठीक है। यहाँ प्लस 170, फिर -20, फिर प्लस
PCD इतना लिख दिए, ठीक है। -120 फिर -100 कितना होगा, -220 प्लस 170 इक्वल टू प्लस कितना हो गया, CD हो गया। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 220 माइनस 170 घटाएंगे तो कितना होगा, 0, इतना आ जाएगा ना, सही है। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, -50 प्लस PCD इतना हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे PCD को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, +50 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन देखना दोस्त, क्योंकि अभी लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कैलकुलेशन में थोड़ा इधर एरर भी आ सकती है, तो कैलकुलेशन उतना मैटर नहीं रखता, आपके कॉन्सेप्ट मैटर रखते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको कैलकुलेशन आसानी से सही कर सकते हो, ठीक है। अगर ह्यूमन से ऐसे करते हैं ना तो कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है, कभी ना कभी ध्यान में नहीं आता है, या तो कभी ब्लैक बोर्ड पे करवाते करवाते कुछ ना कुछ आ जाता है। तो अगर बच्चे सामने होते हैं ना तो वो बताते हैं कि यार चलो ये गलत है, आप यहाँ पे सही कर दो। लेकिन अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसे में कभी भी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम RHS लेते हैं, RHS कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम इसे इस तरफ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे प्लस लेंगे PCD, फिर यहाँ क्या है माइनस लेंगे 50 किलो न्यूटन, तो PCD इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। इतना समझ में आ गया है ना। तो इंटरनल फोर्स इस तरह से निकालते हैं, देखो LH से भी निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल रहे हैं तो 50 किलो न्यूटन आ रहा है, और राइट हैंड साइड से भी निकाल रहे हैं तो 50 किलो न्यूटन आ रहा है।